आपको हो सकता है याद हो 2017 में भी डोकलाम में विवाद हुआ था। तब एक वीडियो सामने आया था जिसमें चीनी सैनिक लोहे की रॉड और कटीले तारों के साथ भारतीय सेना पर हमला करते हुए दिखाई दिए थे। ये वीडियो लद्दाख का था। तब भी लद्दाख में चीनी सेना जबरदस्ती भारतीय इलाके में घुसकर धौंस जमाने की कोशिश कर रही थी। एक बार फिर लद्दाख में ही विवाद उठ खड़ा हुआ है। यह सिलसिला 1962 से जारी है। सवाल यह है कि लद्दाख के रणनीतिक तौर पर अहम इलाकों में चीन की इतनी दिलचस्पी क्यों है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए लद्दाख एरिया अंडर फायर। 10 जुलाई 1962 चुशूल लद्दाख। इधर पेंगोंग के किनारे सुबह का सूरज अंगड़ाई ले रहा था। उधर आहिस्ता आहिस्ता रणनीतिक तौर पर अहम भारतीय पोस्ट चुशूल के करीब दुश्मन सेना पहुंच रही थी। पेंगोंग घाटी के चारों तरफ खामोशी पसरी थी। तभी लाउड स्पीकर पर आवाज गूंजने लगी। ये लद्दाख घाटी में चाइनीज आर्मी की एंट्री की उद्घोषणा थी। ड्रैगन आर्मी उस चुनौती को स्वीकार करने भारत की दहलीज पर खड़ी थी जिसमें फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात जवानों को गोलियों की भाषा में बात करने का आदेश नई दिल्ली से दिया गया था। हम 400 चीनियों के बराबर हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य था कि 1962 के युद्ध में न लद्दाख में पर्याप्त सैनिकों की तैनाती थी, न हथियार थे और न उनके पास गोला बारूद। दूसरी तरफ चीन की फौज पूरी तैयारी से लद्दाख में दाखिल हुई थी। उसे चुशूल के आसपास दबदबा कायम करना था। 11 जुलाई 1962 पेंगोंग झील लद्दाख। पेंगोंग झील चुशूल के उत्तर है। चुशूल के करीब वो सीमा रेखा गुजरती है जिसे चीन लद्दाख की सरहद मानता है। चुशूल पर कब्जे का मतलब है लेह का संपर्क बाकी हिंदुस्तान से काटना। इसलिए 1962 में भी चुशूल के दक्षिण रेजांगला दर्रे के पास भारतीय सेना और ड्रैगन आर्मी का आमना सामना हुआ। 1962 में 13 कुमाऊं रेजिमेंट की अहिर कंपनी का नेतृत्व मेजर शैतान सिंह कर रहे थे। मेजर शैतान सिंह और उनकी ब्रिगेड ने चीन की फौजी हसरतों को मिट्टी में मिला दिया। इसी तरह पेंगोंग झील के उत्तर की तरफ जिधर फिंगर का इलाका है उधर मेजर धान सिंह थापा ने मोर्चा संभाला। मेजर थापा ने अदम्य शौर्य का परिचय दिया और चीन के इरादों को खाक कर दिया। इस वीरता के कारण मेजर थापा को देश का सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र मिला। उन्नीस के बाद पेंगोंग झील के पास अपने इलाके में चीन ने सड़कों का निर्माण कर लिया। इन सड़कों के जरिए चाइनीज आर्मी तेजी के साथ पेंगोंग के उत्तर तक पहुंच जाती है। यह निर्माण बताता है कि चुशूल और पेंगोंग झील चीन के लिए कितना महत्व रखता है। लेकिन क्यों, आइए इसे समझिए। आजादी के बाद से लद्दाख में भारत और चीन के बीच सरहद स्पष्ट नहीं है। सीमा रेखा को लेकर भारत और चीन की अपनी अपनी समझ है। लद्दाख में कुल 23 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे लेकर विवाद है। लद्दाख के उत्तर अक्साई चिन है जिसके 37,555 वर्ग किलोमीटर पर चीन का कब्जा है। पाकिस्तान ने भी कश्मीर का 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन को सौंपा है। लद्दाख के इस सामान्य परिचय से अहम है ये 4 तस्वीरें। इन 4 तस्वीरों में लद्दाख की अहमियत छिपी है। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है जिस पर नियंत्रण का मतलब है 2 दुश्मन चीन और पाकिस्तान को अलग करना। 1984 में पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जे की कोशिश की थी जिसे ऑपरेशन मेघदूत से भारत ने नाकाम कर दिया।
1989 में लद्दाख के करगिल में पाकिस्तान ने अवैध घुसपैठ की थी। चीन सीमा के एकदम करीब दौलत बेग ओल्डी दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी है। यहाँ सर्दियों के मौसम में भी फाइटर प्लेन लैंड हो सकते हैं। इस तरह चुशूल की लोकेशन के कारण पेंगोंग के उत्तर और दक्षिणी इलाके पर कब्जे के लिए 1962 से चीन एक्टिव है। इस तरह रणनीतिक तौर पर लद्दाख बेहद अहम है। ये पूरब में चीन और पश्चिम में पाकिस्तान को अलग करता है। भारत के जिस अक्साई चिन्ह पर चीन कब्जा करके बैठा है वो ऐतिहासिक काल से सिल्क रूट का हिस्सा रहा है। फिलहाल अक्साई चीन में चीन सीपेक यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है। चीन लद्दाख में मजबूत पकड़ चाहता है क्योंकि ये आर्थिक तरक्की की चाबी है। भारत के लिए लद्दाख की अहमियत सिर्फ कश्मीर के कारण नहीं बल्कि मध्य एशिया से संपर्क के कारण भी है। लद्दाख के कई दर्रों से सीधे मध्य एशिया से संपर्क हो सकता है। इसलिए जब गलवान तनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नीमू का दौरा किया तो उन्होंने विस्तारवाद को खारिज कर विकासवाद की बात की। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। लद्दाख में भारत और चीन की सीमा करीब 1500 किलोमीटर लंबी है। एक ऐसी सीमा जिसका इतिहास धुंधला है, जिसका वर्तमान अस्पष्ट है, जिसके एक तरफ विस्तारवादी मक्कार पड़ोसी बैठा है, जिसे अपनी चौहद्दी से अधिक दूसरे के इलाके में दिलचस्पी है। ऐसे पड़ोसी से लद्दाख की 1500 किलोमीटर लंबी लकीर पर निपटना चुनौतीपूर्ण है। अगर चीन लद्दाख की पश्चिमी सरहदों पर यानी LAC पर अकड़ दिखाने पर आमादा है तो पूरब का भी यही हाल है। भूटान के पूरब से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के भारत में एंट्री पॉइंट तक भारत के नक्शे पर एक काल्पनिक रेखा है जिसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। 1913-14 में शिमला में ब्रिटिश सरकार, तिब्बत सरकार और तब की तत्कालीन चीनी सरकार के बीच आपसी सहमति से यह मैकमोहन लाइन बनाई गई थी। लेकिन चीन की फितरत में ही पुश्तैनी तौर पर मक्कारी करना शामिल है। शिमला समझौते के फौरन बाद चीन इस समझौते से मुकर गया और चीन ने मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार कर दिया। फिर 1947 में जब भारत आजाद हुआ और 1949 में जब चीन में कम्युनिस्ट शासन आया तब लकीरों का ये इतिहास भविष्य में विवाद की जड़ बन गया। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए मैकमोहन नॉट इन ड्रैगन्स डिक्शनरी। अक्टूबर 1962 नामकाचू अरुणाचल प्रदेश। यह है वो वादी जो अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन की सरहद को अलग करती है। इस घाटी को चुपके से 20 अक्टूबर 1962 की तारीख को चीन की सेना ने लांघा। ये नामकाचू नदी है। उस वक्त नामकाचू के पास भारतीय सेना की एक राजपूत बटालियन तैनात थी। दूसरी ओर चीन ने अपने 3 रेजिमेंट को इस इलाके पर हमले के लिए भेजा था। 20 अक्टूबर 1962 सुबह 5:14 पूरी नामकाचू घाटी चाइनीज मोर्टार के धमाकों से थर्रा उठी। चीन ने पूरे प्लान के साथ भारत के पूर्वी सेक्टर पर हमला किया। इधर हमला हुआ और उधर चीन ने भारतीय टेलीफोन लाइनों को काट दिया। भारतीय फौज का मुख्यालय से संपर्क टूट गया। सुबह 6:30 बजते चाइनीज सेना ने युद्ध के कई मोर्चे खोल दिए। कुछ घंटों की लड़ाई में भारतीय फौज के पांव उखड़ गए। चाइनीज आर्मी उस मैकमोहन लाइन को पार कर गई जिसे बीजिंग के आकाओं ने कभी माना ही नहीं। ड्रैगन सेना मैकमोहन लाइन के दक्षिण आकर यानी भारतीय इलाकों में आकर अरुणाचल प्रदेश के अंदरूनी इलाकों की तरफ बढ़ने लगी।
22 अक्टूबर 1962 रात 12:15 वालोंग तवांग। ड्रैगन गया का हमेशा मानते आए कि तवांग घाटी उसका इलाका है, लिहाजा तवांग के वालोंग में भी चीन ने हमला किया। भारतीय पोस्ट पर मोर्टार दागे गए, आगजनी करके भारतीय फौज को चकमा दिया गया। इस तरह 3 हमलों के साथ चीन ने तवांग से भारतीय सेना को खदेड़ दिया। अरुणाचल प्रदेश में चाइनीज अटैक का सिलसिला जारी रहा। 17 नवंबर को शीला और बोमडीला पर हमला बोला गया। शीला और बोमडीला की हिफाजत भारतीय सेना की 4वीं इन्फेंट्री डिवीजन कर रही थी। इस इलाके में सड़क मार्ग से आने के बजाय चाइनीज सैनिक हिमालय की ऊंची चोटियां लांग कर आ गए। इस सरप्राइज हमले से तवांग घाटी में भारतीय सेना के पैर उखड़ गए। सवाल उठता है कि आखिर 1962 से लेकर अब तक अरुणाचल के तवांग पर चीन की गिद्ध दृष्टि क्यों है? वैसे तो चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश पर ही अपना दावा पेश करता है, लेकिन अरुणाचल के तवांग को चीन तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा बताता है। तवांग में विशाल बौद्ध मंदिर हैं जो तिब्बत की पहचान है। तवांग में 17वीं सदी का बौद्ध मठ इसकी खास पहचान है। 1912 तक तिब्बत और भारत के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं खींची गई। इतिहास बताता है कि अरुणाचल के इस क्षेत्र पर न तो मुगलों का और न ही अंग्रेजों का शासन था, लेकिन जब 1913-14 में कमजोर देश तिब्बत, चीन और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों में शिमला समझौता हुआ तो मैकमोहन लाइन अरुणाचल और तिब्बत के बीच सीमा रेखा बनी। लेकिन चीन ने मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन 1935 के बाद अरुणाचल और तवांग का पूरा क्षेत्र भारत के मानचित्र का हिस्सा बन गया। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। चीन चाहता था कि तिब्बती बौद्धों के लिए काफी अहमियत रखने वाला तवांग उसका हिस्सा बने। इसी वजह से चीन ने 1962 में सबसे पहले तवांग पर ही हमला बोला। लेकिन आश्चर्य है कि 1962 के युद्ध में कब्जा करने के बावजूद चीन ने तवांग से कदम पीछे खींच लिए। आज की तारीख में अरुणाचल प्रदेश को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई विवाद नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के साथ भारत की संप्रभुता को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है। अंतर्राष्ट्रीय नक्शों में अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। बावजूद इसके विस्तारवादी चीन अरुणाचल और वहां के लोगों को भारतीय नागरिक के तौर पर मान्यता नहीं देता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।